हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं संविधान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी 300 प्लस क्वेश्चन आपको ये वीडियो में देखने को मिलेगा। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं, और अगर ये वीडियो आप पूरा देखते हैं तो 100% आपके जो क्वेश्चन हैं, वो जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर सेलेक्ट किए गए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लाए गए हैं। तो अगर वीडियो को आप पूरा देखते हैं तो ये आपका क्वेश्चन जितना भी है वो आपका तैयार हो जाएगा। तो बिना देर किए हुए चलिए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। और पहला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का गठन कब किया गया था। तो देखिए, संविधान सभा का जो गठन था वो जुलाई 1946 में किया गया था। 1946 में जो है वो संविधान सभा का गठन किया गया। ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो याद रखिएगा संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो दिसंबर 1946 में हुई थी। दिसंबर 1946 में। गठन कब किया गया याद रखिएगा, तो गठन किया गया कि जुलाई 1946। उसके बाद जो पहली बैठक थी वो दिसंबर 1946 में की गई। तीसरा क्वेश्चन आता है कि भारत की संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई। तो याद रखिएगा कि एक कैबिनेट मिशन योजना जो बनी थी, कैबिनेट मिशन बना था, उसके तहत जो है संविधान सभा का जो गठन था वो किया गया था। ठीक है। तो कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा एक बार फिर से देख लीजिए कि संविधान सभा का जो गठन 1946 जुलाई में, और संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 में, और संविधान सभा जो है वो गठित किसके द्वारा हुई थी, तो कैबिनेट मिशन के द्वारा जो है ये गठित की गई थी। ठीक है। चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी। ये भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा कि इसकी जो पहली बैठक हुई थी वो नई दिल्ली में हुई थी, जो इस समय भारत की क्या है, राजधानी है। भारत की राजधानी नई दिल्ली। ठीक है। तो ये भी बात आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के स्थायी सदस्य के रूप में किसे चुना गया। तो देखिए, एक संविधान सभा जब गठित हुआ था तो उसमें स्थायी सदस्य एवं अस्थायी सदस्य, मतलब जब गठित हुआ संविधान सभा तो उस समय अस्थायी सदस्य के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बना दिया गया था। लेकिन जब बाद में संविधान पूर्ण रूप से जब लागू किया गया तो उस समय जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, है ना, स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। तभी आगे क्वेश्चन मिलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है वो यहाँ से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो मिसिंग है। 7 पर आते हैं, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो जो संविधान सभा था उसमें महिला सदस्यों की संख्या कुल कितनी थी, तो याद रखिएगा कि जो महिला सदस्य थी उनकी जो टोटल संख्या थी वो 12 थी। कितनी थी, वो 12 थी महिला सदस्यों की संख्या। ठीक है। संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी थी, तो अनुसूचित जो जनजाति थी उसकी संख्या 33 यानी 33 रखी गई थी। ठीक। संविधान सभा के स्थायी सदस्य किसे नियुक्त किया गया, तो अभी पीछे मैंने आपको बताया कि जो संविधान सभा जब गठित हुआ था तो उस समय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है वो अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया, और स्थायी परमानेंट के लिए जो चुना गया था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की कार्यवाही कब शुरू हुई। अब संविधान सभा जो संविधान का गठन हो गया था, लेकिन कार्यवाही कब शुरू हुई, तो अभी हमने आपको बताया था कि दिसंबर 1946 में बैठक हुई थी, लेकिन 13 दिसंबर 1946 को पहली जो है कार्यवाही शुरू की गई, यानी पहला कार्य इस पर किया गया था। ठीक है। ये बात याद रखनी है, और ये कई बार परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिएगा प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का जनक भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान का जनक किसे कहते हैं, है ना, तो आप बताइएगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर।
अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान को हस्तलिखित किसने किया था, यानी हस्तलिखित या हाथ से लिखा कितने था, तो याद रखिएगा रायजादा करके एक थे, रायजादा, ठीक है, रायजादा। तो रायजादा जो थे उन्होंने क्या किया था, संविधान को पूर्ण रूप से अपने हाथों से लिखा था। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि किसे माना जाता है कि संविधान का जनक किसे माना जाता है, तो भीमराव अम्बेडकर। अच्छा, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगर आपसे पूछ लिया जाए झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि झंडा समिति के अध्यक्ष, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कुल कितनी थी, तो ये याद रखिएगा कि कुल टोटल जो संख्या थी प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या वो कुल थी 7, ठीक है। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन कहां से हुआ था, तो चूंकि संविधान सभा जब बना तो उसके बाद चुनाव भी आयोजित हुआ था, तो इन्हें कहां से चुना गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, तो पश्चिम बंगाल से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो पश्चिम बंगाल से चुने गए थे, एक सदस्य के रूप में चुने गए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया। देखिए, भारत पाकिस्तान का जो बंटवारा है उसके बाद जो है भारत पाकिस्तान से बट गया, यानी पाकिस्तान अपना अलग हो गया, तो 31 अक्टूबर 1947 को पुनर्गठन किया गया, यानी सभी को इकट्ठा करके फिर से संविधान के पर चर्चा की गई और इसी को कहते हैं पुनर्गठन करना, ठीक है। यानी कुछ अध्यक्ष वगैरह जो थे उसमें पाकिस्तान में चले गए, तो फिर से जो है अध्यक्ष वगैरह जो भी और भी चीजें थी उनको अलग से फिर से चुना गया, यानी पुनर्गठन किया गया, ठीक है। देश विभाजन के समय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कुल कितनी थी, तो याद रखिएगा 299 संख्या थी। जब ये जो है भारत का विभाजन है, देश का विभाजन हुआ, भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो उस समय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कुल 299 थी। आइए आगे चलते हैं। तो ये अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है कि संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। और यहाँ अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है, लेकिन आपको याद रखना है कि जो जेबी कृपलानी थे वो संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष तो नहीं थे, लेकिन ये जो है अंतरिम सरकार जो थी, है ना, जो अंतरिम सरकार थी वो, और ये जो मौलिक अधिकार जो था, संविधान का जो मौलिक अधिकार था, मौलिक अधिकार है ना, उसके अध्यक्ष थे। मौलिक अधिकार जो था संविधान सभा का, ठीक है, इसके उप समिति जो बनी थी उसके जो है अध्यक्ष कौन थे, जेबी कृपलानी थे। तो ये बात याद रखिएगा कि संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और मौलिक अधिकार की जो उप समिति बनी थी उसके जो अध्यक्ष थे वो जेबी कृपलानी थे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला जो प्रश्न है वो संविधान में मूल रूप से कितने भाग, अनुच्छेद एवं अनुसूचियां। तो आप सभी जानते हैं कि संविधान में कुल 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 8 अनुसूचियां। अच्छा, ये उस समय की बात की जा रही है जब संविधान सभा का गठन, इस समय क्योंकि 12 अनुसूचियां हैं, है ना, अनुच्छेद भी बदल करके हो गया है 400 के आसपास या उससे प्लस में, और भाग तो 22 ही हैं, ठीक है। आइए आगे चलते। तो ये ध्यान में रखिएगा कि इस समय बात हो रही है, यानी कि जब संविधान मूल रूप से बनाया गया था उस समय तो 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो वर्तमान अगर अभी की बात की जाए तो कुल जो है 12 अनुसूचियां हैं। 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11 अनुसूची और 12 अनुसूची जो है ये जोड़ा गया था, ठीक है। तो जो 9वीं अनुसूची थी वो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, और 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित था, और 11वीं अनुसूची जो थी वो ग्रामीण से संबंधित शहर से रिलेटेड था, और जो 12वीं अनुसूची थी वो ग्रामीण एरिया से संबंधित था, उनके अधिकारों की बात की गई थी इसमें, ठीक है।
आइए आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 25 है वो कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना गया था, है ना। तो आप सभी को हमने बताया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो भारत के पहले राष्ट्रपति थे। तो ये किसने इनको चुना था, तो संविधान सभा के द्वारा इन्हें चुना गया था राष्ट्रपति के पद के लिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी ये 24 जनवरी 1950 की हुई थी और उसके 2 दिन बाद यानी 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अंतिम जो बैठक थी वो कब हुई थी, तो ये आपका जनवरी 1950। अगर पूछा जाए पहली बैठक कब हुई थी, तो याद रखिएगा दिसंबर 1946 में पहली, कितने दिसंबर, तो 13 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई और अंतिम जो बैठक संविधान की थी, संविधान की सभा की अंतिम बैठक थी वो जनवरी 1950 में, और 1950 में संविधान भी लागू हुआ था, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है। तो देखिए संविधान की कुंजी, संविधान की जो प्रस्तावना है उसे संविधान की कुंजी भी कहा जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि संविधान की कुंजी किसे कहते हैं। संविधान की कुंजी जो है वो संविधान की प्रस्तावना को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जो है वो कब जोड़ा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो याद रखिएगा ये जो है आपका 42वां जो संशोधन था, 42वां संविधान संशोधन, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42वां जो संशोधन था ये कब हुआ था, तो 1979 में हुआ था ये संशोधन। ये बात भी आपको याद रखनी है। अगला जो क्वेश्चन है वो है लोकसभा और विधानसभा की अवधि को 5 वर्ष से 6 वर्ष किस संशोधन में किया गया। देखिए पहले जो लोकसभा और विधानसभा की अवधि को 5 वर्ष व 6 वर्ष की संशोधन, तो पहले विधानसभा और लोकसभा का जो समय था वो कुछ और था, बाद में इसे संशोधन करके जो लोकसभा है वो 5 वर्ष के लिए, अब विधानसभा केवल एक विधानसभा ही कैसा है जो 6 वर्ष तक जो है कार्यरत रहता है, बाकी जितने भी हैं लगभग सभी 5 वर्ष तक ही होते हैं। तो ये याद रखिएगा कि जो 42वां संविधान संशोधन था उसमें जो है ये किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा और विधानसभा की अवधि पुनः 6 से 5 वर्ष कब किया गया। तो देखिए फिर से 6 से 5 वर्ष कब किया गया था, यानी कि लोकसभा और विधानसभा की अवधि को 6 से 5 वर्ष कब किया गया, तो 44वें संशोधन में जो है इसे 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया, यानी लोकसभा जो आपका है वो फिर से 5 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन को यानी संविधान के किस भाग को यह होना चाहिए था, संविधान के किस भाग को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो देखिए कौन सा संशोधन था संविधान का जो जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया, तो ये 42वें संशोधन को जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। जो प्रश्न है वो है किस संशोधन में राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति 60 वर्ष से 62 वर्ष कर दी गई थी। तो ये 41वां जो है वो आपका संशोधन था जिसके तहत जो सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट जो था वो 60 वर्ष से 62 वर्ष कर दिया गया था। किस संशोधन में मतदान की आयु सीमा 21 से 18 वर्ष की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब जितने भी चुनाव होते हैं तो 18 वर्ष के अगर आप हैं तो आप चुनाव के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये कब किया गया, तो याद रखिएगा सन 1989 में, और संविधान का जो संशोधन था वो 61वां संशोधन था, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संशोधन में किया गया। तो दिल्ली जो है वो आपका भारत की राजधानी होगी, ये कौन से संशोधन में किया गया था। तो याद रखिएगा 69वां जो संविधान का संशोधन था उसमें ये किया गया था।
मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार देखिए ये लिया गया था अमेरिका से। क्वेश्चन में अगर आपसे ये भी पूछ सकता है मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि जो दल बदल कानून है ना, वो कहाँ से लिया गया था? तो देखिए संविधान संशोधन का जो प्रारूप है, संविधान संशोधन का जो प्रारूप है वो कहाँ से लिया गया था? तो याद रखिएगा ये अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से इस के संविधान से, है ना, ये लिया गया था। ये जो संविधान संशोधन का जो प्रारूप था वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। वित्तीय आपात किस देश से लिया गया? तो ये अमेरिका से लिया गया। नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया? तो आयरलैंड से लिया गया था। अगला पूछता है क्वेश्चन, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में जरूर आए हुए हैं, इसलिए यहाँ पर रखा गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य लिया गया है रूस से, रसिया से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? तो भी मैं आपको बताया था कि दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संसदात्मक शासन प्रणाली और एकल नागरिकता किस देश से लिया गया है? तो यह जो है लिया गया है ब्रिटेन या इंग्लैंड। पहले जो है इंग्लैंड जो था वो ग्रेट ब्रिटेन था। ग्रेट ब्रिटेन में जो है वो 3 देश आते थे, है ना। एक आपका आता था इंग्लैंड और एक आपका आता था आयरलैंड और एक आता था वेल्स, है ना। ये तीनों मिलकर के ग्रेट ब्रिटेन बनाए थे और इन्होंने लगभग पूरी दुनिया पर अपना राज किया था ग्रेट ब्रिटेन के नाम से। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विधि का शासन किस देश से लिया गया है? तो विधि का शासन जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है। भारत के सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किस अनुसूची में है? भारत एक राज्य है और उस भारत एक देश है, उसके सभी जो है भाग लेने वाले सब राज्य हैं और उसमें केंद्र शासित प्रदेश भी है। इसका उल्लेख कहाँ पर है? तो याद रखिएगा जो संविधान की प्रथम अनुसूची है वहाँ पर इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। अगला है केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में है? तो यह 7वीं अनुसूची में है। यानी केंद्र को क्या पावर मिलेगी, राज्य को क्या पावर मिलेगी, उनके क्या अधिकार होंगे, उस अधिकारों का कैसे वो उपयोग कर पाएंगे, किस अनुसूची में किया गया है? तो जो 7वीं अनुसूची संविधान की है उसमें इस पर डिस्कशन किया गया है, यानी इस पर बात की गई है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है राष्ट्रपति, राज्यपाल और राजस्व के सभी पदाधिकारियों का जो वेतन होता है वो कौन से अनुसूची में इसका उल्लेख है? तो दूसरी अनुसूची में इसका उल्लेख है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री के शपथ ग्रहण का जो उल्लेख है वो कहाँ पर है? आप सभी देखते होंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, है ना, ये सभी जो है शपथ ग्रहण करते हैं। तो इसका उल्लेख कहाँ है? तो तीसरी अनुसूची में है। अब आपके लिए एक प्रश्न है, आप बताइए कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है और उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? और जितने भी लोकसभा के जो मंत्री होते हैं, यानी कि केंद्र के जो मंत्री होते हैं, उनको शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है? ये आप लोग कमेंट में जरूर आप लोग लिख करके बताएंगे कि ये कौन करता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो याद रखिएगा 8वीं अनुसूची में है। आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि मूल संविधान जो था, यानी कि जब संविधान प्रारंभ हुआ था मूल संविधान, तो मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी, है ना। अभी तो 22 भाषाएं हैं, तो उस समय कुल कितनी भाषाएं थी? ठीक है, तो उस समय कुल भाषाओं की संख्या थी 14। बाद में जो है वो 8 भाषाओं को और जोड़ा गया, जिससे टोटल भाषाओं की संख्या कितनी हो गई? 22। और ये किस अनुसूची में इसका जो है वो चर्चा किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में चर्चा किया गया है। मूल रूप से जो 8वीं अनुसूची है कितनी भाषाएं थी? देखिए अभी मूल रूप से 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी, है ना। तो 8वीं अनुसूची में देखिए हमने अभी आपको बता दिया, यहाँ पर मूल रूप से 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी। तो याद रखिएगा 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं थी? मूल रूप से 14 भाषाएं थी, बाद में जो है इसको जोड़ा गया और भाषाओं को।
अगला क्वेश्चन है कि समवर्ती सूची में प्रावधान किस समवर्ती सूची जो है उसका प्रावधान किस राज्य में है। ठीक है, तो देखिए समवर्ती सूची का प्रावधान किस राज्य में है, तो पहले जम्मू कश्मीर में था समवर्ती सूची का प्रावधान, लेकिन अब जो है वो नहीं है। एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन बनता था कि समवर्ती सूची का प्रावधान, समवर्ती सूची का मतलब वो होता है कि जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों अपना कार्य कर सके, दोनों एक शासन प्रशासन अपने कानून चला पाए, तो वो समवर्ती सूची। पहले जो था ये जम्मू कश्मीर वो एक स्वतंत्र एक तरीके से उसको कह लिया जाए तो भारत उस पर अधीन था, लेकिन वो जो है दोहरी नागरिकता वहाँ पर मिलती थी, लेकिन अब इसको भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 8वीं अनुसूची मैथिली जो बिहार की एक भाषा है इसे कब जोड़ा गया था, तो सन 2003 में बिहार की एक बहुत ही प्रमुख भाषा मैथिली है जिसे 2003 में 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ा गया था, तो याद रखिएगा 9वीं अनुसूची जो है ये संविधान में सन 1951 में जोड़ा गया था। ठीक है, सन 1951 में इसे जोड़ा गया। अगर पूछा जाए कि जो 9वीं अनुसूची है इसमें किसकी बात की गई थी, किस चीज़ की बात की गई थी, तो ये आप लोग जरूर, मैंने शुरू में इसके बारे में चर्चा की थी 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं अनुसूची के बारे में। तो 9वीं अनुसूची किस लिए चर्चा किया गया है ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो आइए प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न हमारा 51 वाला कह रहा है कि राज्य के द्वारा भूमि अधिग्रहण से संबंधित है, राज्यों के द्वारा भूमि अधिग्रहण जो है संबंधित वो किससे है ना। तो देखिए आप सभी लोगों को पता होगा कि जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय जो है वो केवल अनुसूचियों की संख्या की अगर बात करें तो अनुसूचियाँ कितनी थी, तो वो 8 थी। कितनी थी, 8 थी। लेकिन बाद में 4 अनुसूचियाँ और जोड़ी गई, ठीक है, जिसमें से एक अनुसूची 9वीं अनुसूची था जिसका संबंध था भूमि अधिग्रहण कानून। ठीक है, तो जो भूमि अधिग्रहण कानून था ये पहले सबके लिए था, लेकिन बाद में इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, कानूनी लीगल रूप से आप जो है भूमि को अधिग्रहित कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि भूमि अधिग्रहण का कानून कौन से अनुसूची में है, तो वो 9वीं अनुसूची में है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा 51 का। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो है 10वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ा गया। तो देखिए 10वीं जो अनुसूची है वो संविधान में वो 52वां संशोधन था और ये 1985 में जोड़ा गया था। आपसे क्वेश्चन इसमें 3 बन सकता है। एक पूछ सकता है कब जोड़ा गया था, तो 1985 कौन सा संशोधन था, तो ये 52वां संशोधन था, है ना। किससे संबंधित होता है, तो दल बदल कानून से ये संबंधित होता है, दल बदल कानून। ठीक है, तो तीनों बातें याद रखिए कि 10वीं अनुसूची कब जोड़ा गया, 1985 में। संशोधन कौन सा हुआ, 52वां संशोधन। और कानून कौन सा बना, तो दल बदल कानून बनाया गया। ठीक है, देखिए ये जो अगला क्वेश्चन है दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुसूची में है, तो यहाँ पर दे रहा है कि ये 10वीं अनुसूची में। तो जैसा कि पहले मैंने आपको बता दिया। ठीक है, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आए हुए हैं 100% आपका। जो अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं तो आप कहीं ना कहीं से ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि 11वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ा गया। तो देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट है। पहले तो जान लीजिए कि ये 73 यानी 73वां संशोधन था, है ना, 73वां संशोधन। और ये जोड़ा कब गया, ठीक है, तो ये 1993 में जोड़ा गया था। कब, 1993 में जोड़ा गया और ये 73वां संशोधन था। 74वां अगर बात करें, 74वां जो संशोधन था वो 12वीं अनुसूची के लिए था। 12वीं अनुसूची के लिए 74वां संशोधन था। ठीक है, अगर ये 73वां जो संशोधन था यानी 11 अनुसूची बनी थी, उसमें क्या काम था, तो इसमें पंचायती राज जो संस्था था, है ना, उसके कार्य के संबंधित प्रावधानों का इसमें उल्लेख किया गया। ठीक है, ये कौन सी अनुसूची थी, तो 11वीं अनुसूची थी। और संशोधन कौन सा था, तो 73वां संशोधन था। कब हुआ, तो 1993 में हुआ। 74वां संशोधन जो है वो आपका 12वीं अनुसूची के जोड़ा गया। चलिए आगे देखते हैं, आगे प्रश्न को मेंशन किया गया है। अगला प्रश्न है कि 12वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया, है ना, तो ये 1993 का ही समय था। 74वां संशोधन था। ये जो शहरी क्षेत्र, यहाँ क्षेत्र रहेगा, शहरी क्षेत्र से संबंधित जो है स्थानीय शासन व्यवस्था के लिए ये जो अनुसूची थी 12वीं वो बनाई गई थी। ठीक है,
अगला प्रश्न है भारत राज्यों का संघ होगा, यह किस अनुच्छेद में है? तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो भारत राज्यों का संघ होगा, यह जो है आपके अनुच्छेद 1 में है। तो अगला प्रश्न है कि नए राज्यों का निर्माण, सीमाओं का नाम परिवर्तन किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 3 में है। कोई नया राज्य हो, नया राज्य का निर्माण अगर करना है, जैसे सन 2000 में, है ना, सन 2000 में अगर बात करें तो यूपी से जो है वो उत्तराखंड अलग हो गया। उत्तराखंड क्या हुआ? अलग हुआ। तो ये सब जो है ये नए राज्य बनाए जाएंगे, कौन कौन से भाग उनके होंगे या उनकी सीमा कहाँ तक होगी, ये सब जितने भी चीज़ें हैं वो अनुच्छेद 3 में इसका मेंशन किया गया है, संविधान में इसका मेंशन है। ठीक है। स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन था? ठीक है। तो याद रखिएगा ये जो प्रथम राज्य था ये था आंध्र प्रदेश था, है ना, क्योंकि भारत का जब निर्माण हुआ, भारत जब बना, देश बना, तो जो राज्यों का बंटवारा था वो राज्यों का बंटवारा क्षेत्रीय एरिया यानी कि जियोग्राफिकल बंटवारा हो रहा था, न कि भाषाई, क्योंकि भारत में तो बहुत प्रकार की भाषाएं थी। तो अगर भाषा के अनुसार अगर हम बंटवारा करने लगते तो बहुत सारे राज्य हो जाते। लेकिन पहली बार एक ऐसी जो तय, इस पर बहुत दिनों तक आंदोलन चला, है ना। आंदोलन चलने के बाद जो है तब 1953 के आसपास में एक कमेटी का गठन हुआ जिसको हम लोग फजल अली कमेटी कहते हैं। तो फजल अली कमेटी के द्वारा पहली बार जो है वो जो है राज्य के आधार पर जो है वो बंटवारा किया गया था। तो यहाँ पर पूछा है आंध्र प्रदेश स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य, तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश था। ठीक है। और ये भी पूछ सकता है कि इसका गठन कब हुआ, तो अक्टूबर में हुआ था। आइए आगे चलते हैं। राज्य का पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो अभी हमने बताया 1953 में फजल अली कमेटी बनी थी और इसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्य का पुनर्गठन अधिनियम, यहाँ रहेगा अधिनियम जो है वो कब पारित हुआ? तो ये जुलाई 1956 में पारित हुआ था। ठीक है। फजल अली कमेटी कब बनी थी? तो 1953 में, और 56 में जो है वो पुनर्गठन अधिनियम पारित हो गया था। सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना? तो ये बना 26 अप्रैल 1975 को। ठीक है। तो बात भी याद रखिएगा, कई बार परीक्षा में आया हुआ है कि सिक्किम जो है भारत का राज्य बना, कब बना? तो याद रखिएगा 1975 में बना। और ये कौन सा राज्य था? तो भारत का ये 22वां राज्य था। ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मिजोरम एवं अरुणाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? ठीक है। तो मिजोरम और अरुणाचल, है ना, इनको पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? तो 20 फरवरी 1987 को इनको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। गोवा को पूर्ण राज्य गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? तो ये 20 मई 1987 को, है ना। तो दोनों 87 में ही, एक में 20 फरवरी है और एक में 30 मई है। ठीक है। ये बात भी आपको याद रखनी है। तेलंगाना भारत का 29वां राज्य कब बना? तो ये बना था 2 जून 2014 को। तेलंगाना जो है वो भारत का 29वां राज्य बना था। ठीक है। अगर आप लोगों को पता है कि भारत में कितने राज्य हैं, है ना, कितने राज्य हैं, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि राज्य की संख्या कितनी है। और जो टेरिटरी स्टेट है यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में, वो कितने हैं, है ना, 8 हैं, 9 हैं या 7 हैं, वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ से ये 3-4 बातें याद रखिएगा कि सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना? तो सिक्किम 1975 में, और मिजोरम 1987 में, गोवा कब बना? 1987 में, तेलंगाना कब बना? 2014 में। तो ये लेटेस्ट है, ये कई बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बार बार ये पूछा जा रहा है कि तेलंगाना जो है 29वां राज्य कब बना? तो 2 जून 2014 को बनाया गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत में कैसी नागरिकता का प्रावधान है? तो देखिए भारत जो देश है यहाँ पर एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है। एकल नागरिकता मतलब सभी वर्ग के लोगों को एक समान रूप से
देखा जाएगा, उनके साथ जो है व्यवहार एक समान तरीके से किया जाएगा, भेदभाव कोई नहीं रहेगा। जैसे कश्मीर के लोगों को दोहरी नागरिकता दी जाती थी, लेकिन अब उसको भी क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। दोहरी नागरिकता मतलब एक भारत की भी नागरिकता रहेगी और एक कश्मीर जो अपने आप को एक अलग देश मानता था, है ना, हालांकि था तो भारत का हिस्सा वो, लेकिन वो अपने वहाँ पर कानूनी रूप से जो था प्रावधान कि वहाँ पर दोहरी नागरिकता थी। ठीक है। एकल नागरिकता का अर्थ ये होता है कि जितने भी संविधान के जो भी पहलू होंगे, जितने भी मूल कर्तव्य होंगे, मौलिक अधिकार होंगे, उनका निर्वहन करना होगा। और दोहरी नागरिकता का मतलब ये होगा कि वहाँ पर जैसे उस समय की बात है कि कश्मीर के लोग अगर भारत के फ्लैग का अनादर भी कर देते तो उस समय कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वहाँ दोहरी नागरिकता थी। लेकिन एकल नागरिकता का मतलब हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते जो देश के अहित में कार्य हो। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में है। ठीक है। तो जो मौलिक अधिकार है ना, देखिए मौलिक 3 शब्द से मिलकर के बना है, तो याद रखिएगा भाग 3 में, और कितने से कितने तक है, तो 12 से 35 जो अनुच्छेद है वो इसी की व्याख्या करता है कि जो अधिकार है, मौलिक अधिकार है ना, वो हमको किस तरीके से दिया जाएगा और हमारे क्या क्या मौलिक अधिकार है। मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को जानना चाहिए कि आपके मौलिक अधिकार कितने हैं और वह कौन कौन से हैं। ठीक है। अगर आपको पता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार थे। वर्तमान की बात वर्तमान में 7, वर्तमान में 6। ठीक है। यानी 7 मौलिक अधिकार थे और अब वर्तमान में कितने बचे हैं, 6 बचे। अभी मैंने आपसे कहा, तो यहाँ आप देख सकते हैं। अब सवाल ये होता है कि जो एक जो मौलिक अधिकार था वो कौन सा था जिसको हटा दिया गया। तो याद रखिए वो था जो संपत्ति का अधिकार था, जो अभी हमने बताया। संपत्ति का जो अधिकार है वो अनुसूची 9 है उसके तहत जो होता है, इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। संपत्ति के अधिकार को पहले ये हमारा मौलिक अधिकार हुआ करता था। ठीक है। क्वेश्चन ये आपसे पूछ सकता है कि वर्तमान में कितने थे, तो वर्तमान में 7 थे मौलिक अधिकार। अब इस समय अगला क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार को किस संशोधन में मौलिक अधिकार से हटाया गया। तो देखिए ये जो 44वां संशोधन था उसमें ये जो मौलिक अधिकार था हमारा, यानी संपत्ति का अधिकार, ये एक मौलिक अधिकार था, तो इसको हटा दिया गया। अब ये जो संपत्ति का अधिकार है, अनुसूची 9 के तहत इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है। जो अनुसूची 9 है इसको जोड़ करके इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार है, तो अनुच्छेद 301 के अंतर्गत ये क्या बन गया है, एक कानूनी अधिकार बन गया है। तो आई होप आप लोग को रिलेट कर पा रहे हो इस चीज़ से। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 42वां संशोधन कब हुआ। तो 42वां जो संशोधन था, है ना, वो हुआ 1979 में। बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 42वां जो संशोधन था, ठीक है, इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, छोटा संविधान। कौन से संशोधन को, तो 42वें संशोधन को। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, है ना, तो वो 3 शब्द कौन कौन से थे, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। 3 शब्द जोड़े गए थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं, है ना। अगर आप पढ़ रहे हैं पॉलिटी तो आपको ये तीनों शब्द पता होने चाहिए कि कौन कौन से जोड़े गए थे। ठीक है। और क्वेश्चन में ये है कि कब जोड़ा गया, तो ये 42वां जो संशोधन था इसको जो है 1979 में किया गया था। अस्पृश्यता का अंत, है ना, यहाँ अस्पृश्यता गलती से लिख दिया गया। अस्पृश्यता यानी जो भेदभाव होता है उसका अंत किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है, तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत जो है वो यानी भेदभाव का अंत जो है वो अनुच्छेद 17 में इसका उल्लेख किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक
जो है वो दिया गया है। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 19A में इसको रखा गया है। 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 क में है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे खास करके टीचर की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 क में इसको रखा गया है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कल कारखानों में काम करवाना कानूनन जुर्म या अपराध है? तो याद रखिए, किसी भी बच्चे को जो 14 वर्ष से कम अगर हैं, उनको अगर हम काम करवाते हैं तो वो बाल मजदूर के अंतर्गत आ जाएगा। और जो इसके खिलाफ, जो अनुच्छेद 14 इसके खिलाफ बात करता है कि बच्चों को जो है पढ़ने का पूरा अधिकार है, उनकी मानसिक और जो शारीरिक जो बदलाव है, यानी जो उनके अंदर परिवर्तन आ रहा है, वो अच्छे से विकसित होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए कानूनन जुर्म है कि अगर हम 14 वर्ष से कम बच्चों को कोई भी काम कराते हैं। किसके अंतर्गत मना किया गया? अनुच्छेद 24 के अंतर्गत इसे मना कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में मानव के व्यापार और बंधुआ मजदूर को निषेध बताया गया है? तो देखिए, मानव के व्यापार और बंधुआ मजदूर को निषेध बताया गया अनुच्छेद 23 में बताया गया। इसको संविधान के उपचारों का अधिकार है। कौन सा है जो संविधान के उपचारों का अधिकार है? तो अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। अनुच्छेद 32 जो है संविधान के उपचारों का अधिकार है। यह बात किसने कही थी, संविधान की आत्मा? तो याद रखिएगा, ये बात जो है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कही थी कि जो है वो जो अनुच्छेद 32 है वो संविधान की आत्मा है। अच्छा, अगर ऐसे पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो आप जानते रहिए संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को। प्रस्तावना जो है ना, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि संविधान की आत्मा, भीमराव अम्बेडकर ने किसी संविधान की आत्मा कहा, तो अनुच्छेद 32 को इन्होंने संविधान की आत्मा कहा था। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग से संबंधित है? तो ये संबंधित है भाग 4 से। राज्य का जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, निर्देशक नहीं निदेशक होगा, राज्य का नीति निर्देशक जो सिद्धांत है वो भाग 4 से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर काम करेगा तो जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलना चाहिए। जैसे भारत में अगर आप देखें तो मनरेगा एक जो मनरेगा जो है, जो रोज़गार की गारंटी देता है मनरेगा, तो उसमें मानक एक फिक्स किया जाता है कि मज़दूर को इतना पैसा मिलेगा। तो अगर मज़दूर को उसकी मजदूरी से कम पैसा मिलता है तो फिर वो कानूनन जुर्म है ना। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? ये अनुच्छेद कहता है 39 का। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने किसी से कोई काम कराया और आप उसको पैसा नहीं दे रहे हैं, तो वो कोर्ट में जा सकता है अपनी बात को लेकर के कि समान कार्य हमने किया लेकिन हमको समान तरीके से पैसा नहीं मिला, और अनुच्छेद 39 के तहत, 39 का के तहत उसको जो है न्याय दिया जाएगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद में है? तो देखिए, ग्राम पंचायत जो है उनका जो संगठन है उसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 40 में है। हिंदी को प्रोत्साहन देना किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो हिंदी को प्रोत्साहन देना ये अनुच्छेद 351, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ, तो इसको हाईलाइटेड कर लीजिएगा कि हिंदी को प्रोत्साहन देना किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 351 के अंतर्गत ये आता है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 350 क के अंतर्गत ये आता है। कहने का मतलब है, अगर बच्चा जो है वो भोजपुरी में सीख रहा है तो आपको कोई अधिकार नहीं कि उसको आप खड़ी भाषा में सिखाएं। ठीक है, तो आप उसको
भोजपुरी में ही सिखाएंगे, प्राथमिक लेवल तक की जो स्टडी होती है, क्योंकि बच्चा अपने नेटिव लैंग्वेज में चीज़ों को बेटर समझ पाता है, अच्छे से समझ पाता है। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया। तो मौलिक कर्तव्य को संविधान में कब जोड़ा गया, तो 42वें मौलिक कर्तव्य जो थे वो 42वां संशोधन और 1976 जो था इसमें जोड़ा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्यों को किस अनुच्छेद में रखा गया है। तो भाग 4 और अनुच्छेद 5 में रखा गया है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मूल संविधान तथा वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। तो देखिए, मूल संविधान की अगर बात करें तो मूल संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य थे, वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, है ना। और 11वां जो एक जोड़ा गया वो क्या है, माता पिता द्वारा बच्चों को 6 से 14 वर्ष में प्राथमिक शिक्षा देना, ये बिल्कुल अनिवार्य है। ये 86वां संशोधन था जो 2002 में किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि मूल संविधान में हमारे कुल कर्तव्यों की संख्या अगर बात करें तो कितनी थी, तो 10 थी, लेकिन वर्तमान में 11 है। वो क्या जोड़ा गया, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देना बिल्कुल अनिवार्य है। ये 2002 में 86वें संशोधन में इसको ऐड किया गया था। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। तो ये राष्ट्रपति में नहीं, भारतीय संघ की जो कार्यपालिका की जो शक्तियाँ होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है कितने वर्ष का होता है। तो याद रखिए 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, तो न्यूनतम आयु होनी चाहिए जो है 35 वर्ष, है ना। अगर आपसे पूछे कि राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो होनी चाहिए 25 वर्ष, 25, है ना, ये भी याद रखिए। भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है। तो देखिए, राष्ट्रपति जो है वो भारत का संवैधानिक जो है प्रधान होता है, यानी भारत का पहला जो है वो नागरिक माना जाता है राष्ट्रपति। ठीक है, तो राष्ट्रपति से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, तो आप इन सब क्वेश्चनों को भी ध्यान रखिएगा। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जाती है। तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति की तुलना ब्रिटेन के सम्राट से की जाती है। मतलब बहुत बड़ा एक पद होता है भारत में राष्ट्रपति का। ठीक है, भले उसके कार्य उसका जो भी हो उसको वैल्यू ना दिया जाए, लेकिन भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसका पद की अगर बात करें तो बहुत बड़ा पद होता है राष्ट्रपति का। ठीक है, भारतीय तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो राष्ट्रपति होता है। जल, थल और वायु सेना, ठीक है, तीनों का जो मेन सेनापति सभापति होता है कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। भारत के राष्ट्रपति चुनाव का संचालन कौन करता है। तो ये संचालन, कोई भी चुनाव है तो उस सभी चुनाव का जो संचालन होता है वो निर्वाचन आयोग करता है, भारत का निर्वाचन आयोग। ठीक है, जिसको हम इलेक्शन कमीशन के नाम से भी जानते हैं। राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है। तो देखिए, महाभियोग लगा करके राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाता है, लेकिन महाभियोग लगाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले, कम से कम 14 दिन पहले यह सूचित अवगत कराना होगा कि आपके ऊपर महाभियोग इस कार्य के लिए लगाया जा रहा है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है। तो संविधान का अतिक्रमण करने पर, अनुच्छेद 61, ठीक है, अनुच्छेद 61(1) में अगर संविधान पर कोई अतिक्रमण हो रहा है तो उसके तहत जो है सो वो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है, और उसी के 14 दिन पहले उनको सूचित करके और राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। आइए आगे चलते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। तो यह महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका देश से लिया गया है। एक व्यक्ति भारत में कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। देखिए, भारत में जो इलेक्शंस होते हैं उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, जो जितनी बार चाहे वो हो सकता है। तो राष्ट्रपति भी जितनी बार चाहे राष्ट्रपति बन सकता है। भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो भारत को, यानी राष्ट्रपति को उसकी गोपनीयता का शपथ दिलाता है। मुख्य न्यायाधीश न होने पर राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा। तो उच्चतम न्यायालय का
जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, उच्चतम मतलब हाई कोर्ट का जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति को शपथ दिला सकता है। कब? जब मुख्य न्यायाधीश नहीं होगा तब। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपेंगे? देखिए, जो आपका राष्ट्रपति होते हैं वो अपना इस्तीफा तो सौंपते हैं उपराष्ट्रपति को। अगर बात आ जाए कि उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको सौंपेंगे, है ना, तो आप क्या बताएंगे? तो उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपते हैं, राष्ट्रपति को। ठीक है, ये बात भी आप याद रखिए। और राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किससे सौंपते हैं? उपराष्ट्रपति को, ये बात ठीक है। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और ताकि आपको जो भी वीडियोज़ वगैरह हैं वो मिलती रहें। ठीक, आइए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के अनुपस्थिति में कार्यभार जो होता है, कार्यकाल लिख दिया गया है, तो कार्यभार जो होता है वो कौन संभालता है? तो उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो जो होता है, अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों नहीं हैं तो उस समय जो कार्य होगा वो कौन संभालेगा? तो आपका उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो होता है वो काम को संभालता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? तो देखिए, एक ही राष्ट्रपति हैं जो नीलम संजीव रेड्डी हैं, इनके खिलाफ कोई नहीं आया था चुनाव में, तो इनको जो है वो निर्विरोध घोषित कर दिया गया था। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु पद पर रहते हुए? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे ये अपने राष्ट्रपति पद पर जब थे तभी इनकी मृत्यु हो गई थी। राष्ट्रपति की रिक्ति को कितने माह में भरना अनिवार्य है? तो देखिए, राष्ट्रपति अगर देश में नहीं है तो इस जो रिक्त पद खाली है तो उसको 6 महीने के अंदर आपको भरना होगा। अगर आप नहीं भरते हैं तो जो होता है दिक्कत आ सकती है, यानी 6 महीना एकदम लास्ट होता है, कंपलसरी रूप से भरा ही जाना है उसमें। वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति अनिवार्य है? तो देखिए, कोई भी वित्त बिल अगर पारित हो रहा है ना, तो उसके लिए राष्ट्रपति स्वीकृत करना अनिवार्य है। तो राष्ट्रपति जब तक सिग्नेचर अपना नहीं, हस्ताक्षर जब तक वो नहीं करता है, ठीक है, तब तक जो है वो स्वीकृति नहीं मिलने वाली है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? तो राष्ट्रपति का जो वेतन है वो 5 लाख प्रति माह होता है, यानी 5 लाख रुपए प्रति महीने होता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति। वह कार्यवाहक राष्ट्रपति जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हो, है ना, यानी वह राष्ट्रपति कौन है जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी रहा हो। तो एम हिदायतुल्लाह जो थे वो मुख्य न्यायाधीश भी थे और राष्ट्रपति भी हुए थे। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसी भी आक्रमण पर युद्ध की घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। अभी हमने बताया राष्ट्रपति जो होता है वो 3 सदन का 3 जो होता है वो आपका रक्षा का जो होता है मालिक होता है। वायु जो सेना होती है, जल सेना और थल सेना, तीनों का जो मालिक होता है ना, वो कौन होता है? सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो देखिए, अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार है राष्ट्रपति का, ये विधायी अधिकार है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसको है? तो लोकसभा जो है उसको भंग कौन कर सकता है? तो लोकसभा जो है वो राष्ट्रपति ही भंग कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति जो शासन लगेगा इसकी घोषणा स्वयं राष्ट्रपति करता है कि अब राष्ट्रपति शासन लगेगा। देश में प्रधानमंत्री या जो भी चीज़ें अगर अनौपचारिक रूप से हो रही है देश में तो उस समय राष्ट्रपति शासन लग जाता है। अगला प्रश्न है कि महाभियोग जो है वो किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो ये किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा, यानी उचली सदन और निचली सदन दोनों, लोकसभा या राज्यसभा में से कोई भी जो है महाभियोग लगा सकता है। लोकसभा को निचली सदन और राज्यसभा को उच्च सदन का दर्जा दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो सांसदों और विधायक सदस्यों द्वारा जो है भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है।
भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो महिला राष्ट्रपति की अगर बात की जाए तो महिला राष्ट्रपति जो है प्रतिभा सिंह पाटिल। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन, तो इंदिरा गांधी थी। ठीक है, तो इंदिरा गांधी जो है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। अगर ये आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो ये भी याद रखिएगा सुचिता कृपलानी थी, है ना, सुचिता कृपलानी, जो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री, यूपी की मुख्यमंत्री बनी थी सुचिता कृपलानी। ठीक, आइए आगे चलते हैं। भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? कोई भौगोलिक क्षेत्र है उसे अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना है, तो ये किसका अधिकार है? तो ये स्वयं राष्ट्रपति का है। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने वर्ष तक लग सकता है? तो देखिए अधिकतम 3 वर्ष तक ये लग सकता है राष्ट्रपति शासन। राज्य में आपात कम से कम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? तो कम से कम 2 माह के लिए जो है वो राज्य में आपातकालीन लगाया जा सकता है। नियंत्रक एवं महालेखा, जिसे हम कैग कहते हैं, कि नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कैग का जो कार्यकाल होता है कितना होता है? तो 6 साल होता है, CAG, और ये 65 वर्ष पूरा होने तक, यानी कि 6 वर्ष 65 वर्ष पूरा होने तक, है ना। तो आप ये ध्यान रखिए, ये नथिंग है। और नियंत्रक महालेखा निरीक्षक जो होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कार्यकाल कितना होना चाहिए? तो कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। ठीक, अगर मान लीजिए कोई चुन लिया गया है और उसका जो है 65 वर्ष में रिटायरमेंट उसको होना है, ठीक है, तो जितना वर्ष बचा हुआ है उतना वर्ष जो है वो महालेखा पद पर रह सकता है। लोक धन की निगरानी के लिए संसदीय प्रहरी, जैसे वॉच डॉग के रूप में किसकी नियुक्ति की जाती है? तो कैग की नियुक्ति की जाती है लोक धन निगरानी के लिए। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसी अपराध के लिए दोषी व्यक्ति को क्षमा करने की शक्ति किसमें होती है? तो राष्ट्रपति को होती है, जो अनुच्छेद 72 उसको शक्ति देता है। यानी वो चाहे तो किसी भी व्यक्ति को कितना भी बड़ा जुर्म किया हो, अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसे माफ़ कर सकता है। राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकालीन शक्तियाँ प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत जो है वो ये शक्तियाँ प्राप्त है कि वो आपातकालीन स्थिति में आपातकाल को घोषित कर सकता है। राष्ट्रपति कितने प्रकार का आपात लगा सकते हैं? तो 3 प्रकार का ये आपात लगा सकते हैं। ठीक है, तो युद्ध, विद्रोह, सशस्त्र बाह्य आक्रमण आपात किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो 352 के अंतर्गत। राज्यों के संवैधानिक तंत्र विफल होने के कारण लगाया गया आपात राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो 356। तो ये पहला वाला जो है, अगर युद्ध वगैरह देश में कोई युद्ध हो गया, आक्रमण हो गया, तो उसमें 352 लगाया जा सकता है ना, 352 अनुच्छेद। और 356 कब आएगा? जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाएंगे, राज्यों के संवैधानिक जो तंत्र है, यानी विफलता आ रही है, वो सही से सरकार नहीं बन पा रही किसी की, तो उस समय राष्ट्रपति शासन लग सकता है, जो 356 के अंतर्गत आता है। अगला है कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो देखिए, सबसे पहले अनुच्छेद 356 का जो प्रयोग था वो पंजाब में 1951 में हुआ था। सर्वाधिक समय तक अनुच्छेद 356 का प्रयोग किस राज्य में रहा? तो ये भी पंजाब में रहा। ठीक है, याद रखिएगा, सर्वाधिक समय तक। वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में आता है? तो वित्तीय आपात जो है वो 360 अनुच्छेद में आता है। वित्तीय आपात, देखिए आपात 3 तरीके से, एक युद्ध पर लग सकता है, एक अगर कोई राज्य विफल हो रहा है, सरकार बनाने में विफल हो रहा है, ठीक है, तब लग सकता है। एक जो होता है वित्तीय आपात होता है, वित्तीय आपात, तो 3 तरीके से लग सकते हैं, याद रखिएगा। 352 होता है वो युद्ध पर, और 356 जो होता है वो आपका होता है किस पर? तो वो राज्यों की जो विफलता होती है उस पर। और जो 360 होता है वो वित्तीय आपात, यानी धन से रिलेटेड, यानी कि वित्त से रिलेटेड अगर कोई दिक्कत आती है तो भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक है, इमरजेंसी।
भारत में पहले आपातकालीन स्थिति की घोषणा कब हुई? तो देखिए, भारत में पहले आपातकालीन स्थिति की जो घोषणा हुई वो 26 अक्टूबर 1962 भारत चीन युद्ध के दौरान हुआ था। ठीक है, 1962 का युद्ध याद रखिएगा, चाइना और भारत के बीच में जब हुआ था तब आपातकालीन लगा था। दूसरे आपातकालीन की घोषणा कब हुई? तो दिसंबर 1971 भारत पाकिस्तान के बीच में जब युद्ध हुआ है ना 1971 में, तो उस समय जो है आपातकालीन की घोषणा हुई थी। तीसरे आपातकालीन स्थिति की घोषणा कब हुई? तो जून 1975 में हुई। राष्ट्रपति चुनाव के लिए कितने प्रस्तावक एवं अनुमोदक होते हैं? राष्ट्रपति चुनाव के लिए तो कम से कम 50 + 50 यानी 50 प्रस्तावक होने चाहिए, 50 अनुमोदक होने चाहिए राष्ट्रपति चुनाव के लिए। ठीक है, दूसरे देशों के साथ कोई संधि या समझौता किसके नाम से किया जाता है? मान लीजिए भारत जो है वो चाइना से कोई समझौता करना चाहता है, तो वो समझौता जो रहेगा वो किसके नाम से? भले प्रधानमंत्री मिलने जाएंगे, लेकिन जो समझौता होता है वो भारत के राष्ट्रपति के नाम से ही होता है। राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो राष्ट्रपति जो है संघ व समवर्ती सूची पर अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति कुल कितने सदस्यों को लोकसभा और राज्यसभा के लिए मनोनीत करता है? तो 14 टोटल करता है राज्यसभा और लोकसभा के लिए। ठीक है, अब मतलब राष्ट्रपति जिसको चाहे वो अपना चुन सकता है, 14 उसके हाथ में होते हैं राज्यसभा और लोकसभा के लिए। राष्ट्रपति शासन कम से कम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? तो 2 माह के लिए कम से कम लगाया जा सकता है और अधिकतम 3 वर्ष तक। 2 बार राष्ट्रपति कौन बना था? तो 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर भी लगा सकते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो उपराष्ट्रपति का भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो देखिए, उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो दिलाते हैं। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को। और अगर बात की जाए उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र यानी अपना इस्तीफा किसको देते हैं? तो वो राष्ट्रपति को देते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के किस सदन में होता है? तो दोनों सदनों में इसका चुनाव होता है। उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? तो 4 लाख प्रति माह और राष्ट्रपति का 5 लाख था। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। जैसे अगर अभी बात करें तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन है? तो जगदीप धनखड़ हैं, जगदीप धनखड़। ठीक है, आप देखते होंगे वहाँ पर। तो पदेन सभापति होते हैं कौन? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के लिए उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद का निपटारा कहाँ होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय। अगर उपराष्ट्रपति से रिलेटेड कोई विवाद हो गया तो ये कहाँ पर ये मैटर जाएगा? तो ये सर्वोच्च न्यायालय में ही जाएगा। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति का पद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो अनुच्छेद 63 के अंतर्गत ये बताया गया है कि भारत का जो है वो एक उपराष्ट्रपति भी होगा। मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। देखिए, मंत्रिपरिषद जो होता है, मंत्रियों का गठन जो होता है वो प्रधानमंत्री के अधीन होता है, इसलिए प्रधानमंत्री जो होता है मंत्रिपरिषद का क्या होता है? प्रधान होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन कराता है? तो आप लोगों ने देखा होगा जब भी शपथ ग्रहण होता है तो राष्ट्रपति जा करके जो है प्रधानमंत्री की का जो है तो नियुक्ति पत्र देता है, शपथ ग्रहण कराता है। प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा किसे देगा? तो भाई जो आपका जिसने शपथ ग्रहण कराया है प्रधानमंत्री उसी को अपना इस्तीफा देंगे, तो राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मंत्रिपरिषद। तो देखिए, मंत्रिपरिषद लोकसभा जो होता है वो उसके प्रति उत्तरदायी होता है, लोकसभा के प्रति। तो देखिए, जो प्रश्न नंबर 151 है वो कह रहा है कि राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है लोकसभा को
भंग कर सकता है। लोकसभा भंग कैसे होने की कंडीशन क्या है हमने आपको बता दिया है, लोकसभा कब कब भंग की जा सकती है, ठीक है। और योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो ये भी क्या होता है, प्रधानमंत्री। कोई भी योजना जो होती है वो प्रधानमंत्री के तहत ही आती है। योजना आयोग का नया नाम क्या गया है, तो योजना आयोग जो है इसका नया नाम जो है वो नीति आयोग कर दिया गया है। तो ये बात याद रखिएगा, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नीति आयोग, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग रख दिया गया। अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था। तो देखिए जो नीति आयोग था इसका गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सबसे ज़्यादा कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री कौन रहे, यानी सबसे ज़्यादा जो कार्यकाल था वो किस प्रधानमंत्री का था। तो सबसे ज़्यादा जो समय बिताया वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इन्होंने लगभग 16 साल 9 महीना और 13 दिन तक जो प्रधानमंत्री पद का कार्यभार था इन्होंने वो संभाला था। तो सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री। आपसे ये भी प्रश्न आ सकता है कि सबसे कम समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री कौन थे। तो इसका जो आंसर होगा वो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, सभी को पता होगा कि देश की पहली प्रधानमंत्री महिला जो है वो इंदिरा गांधी थी। अगला क्वेश्चन है, एकमात्र प्रधानमंत्री जो लोकसभा में कभी उपस्थित नहीं हुए थे, तो ये हो जाएंगे आपके चरण सिंह। तो चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कभी भी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए थे। देखिए अभी सबसे 13 दिन तक सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री कौन रहे, तो ये भी प्रश्न आपसे आ सकता है कि सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री कौन रहे थे जिनका कार्यकाल सबसे कम समय के लिए एक बार में था। ऐसा नहीं, वाजपेयी जी जो है बाद में भी प्रधानमंत्री बने, काफ़ी समय तक फिर रहे ये, ठीक है। लेकिन ये कार्यकाल की अगर बात की जाए तो सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले 13 दिन तक ये रहे थे, ठीक है। कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका रहा, तो कैबिनेट जो मंत्री थे उसमें जगजीवन राम का कार्यकाल सबसे बड़ा रहा। इनका कार्यकाल लगभग 32 साल तक था। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि संसद का प्रथम सदन या निचला सदन क्या कहलाता है। तो देखिए निचला सदन जो होता है उसको लोकसभा का होता है और जो उच्च सदन होता है वो राज्यसभा का होता है, ठीक है। लोकसभा का और उच्च सदन जो होता है वो राज्यसभा का, ठीक। आइए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम जो संख्या होती है वो 250 है, ठीक है। वर्तमान में अगर बात की जाए तो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो ये राज्यसभा में सदस्यों की संख्या जो है वो 245 है, ठीक है। राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। तो देखिए अभी हमने आपको शुरू में ये बताया था कि राष्ट्रपति जो होता है वो कुल 14 जो होते हैं सदस्य जो होते हैं सदन के सदस्यों को वो राष्ट्रपति के हाथ में होता है, वो जिसको चाहता है वो नियोजित करता है। तो राज्यसभा की अगर बात की जाए तो राज्यसभा में जो है तकरीबन जो 12 सभा में अगर बात की जाए तो राज्यसभा में जो 12 सदस्य हैं उसे राष्ट्रपति क्या करता है, मनोनीत कर सकता है। राज्यसभा के लिए जो न्यूनतम आयु है वो कितनी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो राज्यसभा के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 30 वर्ष कम से कम होनी चाहिए, तभी आप राज्यसभा सदस्य बन सकते हैं। राज्यसभा के सदस्य कितनी अवधि के लिए निर्वाचित होते हैं। तो राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो 6 वर्ष के लिए क्या होते हैं, निर्वाचित किए जाते हैं, यानी 6 वर्ष। तो राज्यसभा जो सदन है वो 6 वर्षों तक कार्यरत रहता है। अगला प्रश्न, राज्यसभा कैसा सदन है। तो देखिए राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ठीक है। राज्यसभा के कितने सदस्य हर 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी रिटायरमेंट ले लिया जाता है राज्यसभा के पद से। तो
ऐसे 2/3 जो है वो राज्यसभा सदस्य होते हैं जो हर 2 वर्ष बाद जो है वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा की पहली बार गठन कब हुआ? राज्यसभा का पहली बार जो है गठन कब हुआ था? तो राज्यसभा का जो गठन है वो पहली बार इसका गठन 3 अगस्त 1952 को हुआ था। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सर्वाधिक सीट है ना कहाँ पर है, किस राज्य में है? तो जानते रहिए राज्यसभा का सबसे ज़्यादा जो सीट है वो उत्तर प्रदेश में है, यूपी में। कुल सीटों की संख्या की अगर बात की जाए तो 31 सीट जो है वो टोटल है। कहाँ पर? तो ये उत्तर प्रदेश में है। किसी भी धन विधेयक को किस सदन में पेश नहीं किया जा सकता? कोई भी धन विधेयक जो है वो किस सदन में पेश नहीं किया जा सकता? तो ये जो है वो राज्यसभा में नहीं पेश किया जा सकता है। ठीक है, राज्यसभा में इसको हम पेश नहीं कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वो अगला प्रश्न आपका अगला प्रश्न है कि लोकसभा में पारित किसी भी धन विधेयक को राज्यसभा में कितने दिन तक रोका जा सकता है? राज्यसभा द्वारा कितने दिन तक? तो अधिकतम जो है वो 14 दिन तक रोका जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं रोका जा सकता है। लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? तो अभी मैंने राज्यसभा में आपको बताया कि 250 हो सकते हैं, लेकिन कितने हैं वर्तमान में? 245, 245। अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में 552 जो है वो सदस्यों की संख्या है। वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं? तो देखिए दो और इसमें से एंग्लो इंडियन, लेकिन अब इस एंग्लो इंडियन का जो प्रावधान था इसको भी अभी नए समय में इसको भी हटा दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस वर्ष तक लोकसभा विधानसभा की सीटों की संख्या यथावत रखने की बात कही गई? यहाँ पर यथावत रहेगा। तो 2026 तक जो है वो सीटों की संख्या जो है वो यही बनी रहेगी, कम ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, अगला प्रश्न है कि लोकसभा कोरम सदस्यों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा कोरम सदस्यों की संख्या जो है वो 1/10 है। ठीक है, 1/10 का मतलब है अगर लोकसभा में निर्वाचित सदस्य जो है लोकसभा के द्वारा निर्वाचित सभी सदस्यों की संख्या 545 है, तो 545 के समथिंग 10 से अगर आप भाग देंगे तो वही आसपास में 55 के आसपास में जो है वो आपको देखने को मिलेगा कि कोरम के सदस्यों की संख्या जो होती है। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है ना? तो क्वेश्चन है कि संविधान की किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है? तो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत ये है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है? देखिए, जो संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन होता है वह राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, जो भारत का प्रथम नागरिक भी होता है। लोकसभा में सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अभी हमने बताया राज्यसभा जो होती है इसमें कितनी उम्र होनी चाहिए, न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए राज्यसभा में? तो राज्यसभा में 30 वर्ष होनी चाहिए। और लोकसभा की अगर बात की जाए लोकसभा में, तो लोकसभा में 25 वर्ष की होनी चाहिए। ये बात भी आपको ध्यान में रख लेना है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो देखिए, लोकसभा का अध्यक्ष होता है लोकसभा का स्पीकर, यानी स्पीकर जो होता है वही अध्यक्ष होता है ना? तो अभी वर्तमान में आप जानते हैं कि वर्तमान में जो लोकसभा स्पीकर हैं वो ओम बिरला है। कौन है? ओम बिरला। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि वर्तमान में लोकसभा के जो स्पीकर है वो कौन है? तो ओम बिरला है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि कोई विधेयक, यहाँ विधेयक होना चाहिए, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह कौन तय करता है? तो ये स्पीकर ही तय करेगा कि ये जो विधेयक है ये धन विधेयक है या नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो थे वो आपके गणेश वासुदेव मावलंकर। तो गणेश वासुदेव मावलंकर जो है वो आपके प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? ये भी बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये इम्पोर्टेंट आपके परीक्षा के लिए हो जाता है कि आपसे पूछा जाता है कि प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी। तो देखिए मीरा कुमार जो है वो प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो याद रखिएगा लोकसभा का जो गठन था वो 6 मई 1952 को हुआ था। ठीक है, तो आई होप आप लोग सब बातों को ध्यान में रख करके आगे चल रहे हैं। तो आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त कौन करता है? देखिए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति जो होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है उसमें जो न्यायाधीश होते हैं वो न्यायाधीशों की संख्या कुल होती है 30, है ना, 30 होती है। ठीक है, तो अभी आपको पता है कि जो DY चंद्रचूड़ थे वो अपने जो है वो मुख्य न्यायाधीश थे, लेकिन वो जो है अपने रिटायरमेंट हो गया उनका। तो रिटायरमेंट के बाद जो नया पद संभाला है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने का, वो किसने संभाला है ये आपको बताना है कमेंट करके। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? आज़ादी के बाद की बात हो रही है, यानी 1947 के बाद। तो हीरालाल जे कानिया जो थे वो क्या थे? भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो मुख्य न्यायाधीश को शपथ पत्र दिलाता है राष्ट्रपति। और यदि मुख्य न्यायाधीश ये चाहता है कि हम अपना जो है वो त्याग पत्र सौंपेंगे, तो ये त्याग पत्र भी जो है वो राष्ट्रपति को ही सौंप सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कैसे हटाया जा सकता है? अगर कोई सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है उसे कैसे हटाया जा सकता है? तो ये केवल राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा ही हटाया जा सकता है, अन्यथा इसे हटाया नहीं जा सकता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं इनका पद भी काफ़ी बड़ा होता है। लोकतंत्र के ये नायक माने जाते हैं जो हमारे न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? यानी हाई कोर्ट की बात हो रही है। तो हाई कोर्ट की जो कुल टोटल हाई कोर्ट है वो भारत में कुल 25 है। ठीक है, बड़े स्टेट जो होते हैं वहाँ हाई कोर्ट होता है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर आज भी हाई कोर्ट नहीं है। तो हाई कोर्ट की संख्या कुल कितनी है? 25 है। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। ये सभी क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो पूरा देखिएगा ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो तैयार हो पाए। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में हुआ? तो जो वित्त आयोग है इसका गठन किस अनुच्छेद में हुआ? तो इसका गठन जो होता है अनुच्छेद 280 में हुआ है। वित्त आयोग के गठन का अधिकार किसको है? तो वित्त आयोग के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। अगला प्रश्न है वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य कौन नियुक्त करता है? तो वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति जो होता है वो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो सभी प्रश्न यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिए गए हैं। हर एक प्रश्न को ध्यान में रख करके कि कौन से परीक्षा में आया हुआ है प्रश्न, उन्हीं प्रश्नों का जो है संकलन यहाँ पर दिया गया है। तो वीडियो आप इस पर बने रहिए, पूरा वीडियो देखते रहिए। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो पहले वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो केसी नियोगी थे। अगला प्रश्न है लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई?
तो लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में, है ना। और कौन इसकी नियुक्ति करता है, तो राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। याद रखिएगा, लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1926 में। नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति करने वाला जो व्यक्ति होता है वो भारत का राष्ट्रपति होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला जो प्रश्न है वो है कि निर्वाचन आयोग संविधान के किस भाग का एवं अनुच्छेद में है। यानी भारत में जो निर्वाचन आयोग बना है, इलेक्शन कमीशन, ये संविधान की इसका जो उल्लेख है वो संविधान के किस भाग और किस अनुच्छेद में है, तो भाग 15 में और अनुच्छेद 324 से 330। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, और ये दोनों क्वेश्चन परीक्षा में आया हुआ है कि किस भाग में है और किस अनुच्छेद, याद रखना है आपको। ठीक है, अशोक स्तंभ के नीचे अंकित सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं, कई एग्जाम में आए हुए हैं। तो मुंडकोपनिषद से ये लिया गया है, अशोक स्तंभ के नीचे अंकित सत्यमेव जयते। आप लोगों ने कई जगह जो है वो जो नेशनल चीज़ें होती हैं वहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा सत्यमेव जयते लिखा हुआ आपको दिखाई देता है। तो ये जो सत्यमेव जयते है ये कहाँ से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, सत्यमेव जयते किस लिपि में लिखा गया है, तो सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि की भाषा है। सत्यमेव जयते यानी सत्य की सदा ही क्या हो, जय हो। सत्य जो है यानी सच जो है वो हमेशा जीतता है। चलिए आगे चलते हैं, और आगे चलने से पहले देखिए, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ताकि आपको अप टू डेट हमेशा जो भी वीडियो आए वो आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राष्ट्र ध्वज का अनुपात क्या होता है। तो राष्ट्र ध्वज का जो अनुपात यानी ध्वज जो होता है, फ्लैग जो होता है इंडिया का, इंडियन फ्लैग, इसकी जो चौड़ाई और लंबाई पूछी जा रही, तो हमेशा ध्यान में रखिए चौड़ाई जो होती है ना, वो पहले तो हम लंबाई की बात करें तो लंबाई जो होती है वो 3 और चौड़ाई जो होती है वो 2, यानी 3:2 के अनुपात में होना चाहिए। ठीक है, अब वो जितना मीटर बन रहा है लेकिन रेशियो जो होना चाहिए वो 3 और 2 का ही होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप क्लियर कर पा रहे होंगे आप। अगला क्वेश्चन है वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है। तो वंदे मातरम जो है वो उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, पंचायती राज किस संविधान से संबंधित है। पंचायती राज हमने आपको बताया था कि जो 11वीं अनुसूची जो थी, है ना, जिसको 73वां संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था, ठीक है, वो पंचायती राज से संबंधित थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 73वां संविधान का संशोधन। पंचायती राज पंचायती राज का पहला यहाँ होना चाहिए, पहला स्तर क्या है, तो देखिए पंचायती राज का पहला जो स्तर होता है वो ग्राम पंचायत होता है। अगला प्रश्न है पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए कितने आरक्षण की बात की गई है, आरक्षण की बात की गई है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 1/3, है ना, 1/3 जो है वो महिलाओं के आरक्षण की बात की गई है पंचायती राज में। आइए आगे चलते हैं। 73वां संविधान संशोधन बाद में पंचायती राज अधिनियम लागू करने वाला राज्य कौन। 73वां संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम लागू करने वाला राज्य कौन सा हुआ, तो ये कर्नाटका हुआ, है ना, जो सबसे पहले ये जो अनुसूची थी 11वीं, है ना, पंचायती राज वाली, उसको सबसे पहले लागू करने वाला जो राज्य बना वो बना कर्नाटका। 74वां संविधान संशोधन संबंधित किससे है, तो 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज और 74वां जो है वो नगर पालिका से संबंधित, यानी जो शहरी क्षेत्र होते हैं उससे संबंधित है। नगर पालिका कितने प्रकार की होती है, तो नगर पालिका जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। तो नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम 1687 में मद्रास में हुई थी।
ठीक है। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी वर्ष में रिटायर करते हैं यानी अवकाश ग्रहण करते हैं? तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो 62 वर्ष की उम्र में जो है वो रिटायरमेंट लेते हैं। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छा लग रहा होगा। क्वेश्चन बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो अगर आपको लग रहा है कि इस क्वेश्चन को बनाने में काफ़ी मेहनत लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे दे सकते हैं? तो देखिए, उच्च न्यायालय जो होता है, न्यायाधीश इसकी शपथ भी दिलाता है राष्ट्रपति, और जो अपना त्यागपत्र होता है वो भी ये राष्ट्रपति को सौंपते हैं। सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी जो होता है वो सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल जो होता है इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को शपथ दिलाने के उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो राज्यपाल को उसकी शपथ दिलाते हैं। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो राज्यपाल बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है, अर्हता है, वो 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति शासन के समय राज्य का प्रशासन कौन चलाता है? ठीक है, यदि राष्ट्रपति शासन लग गया तो राज्य में, देश में तो राष्ट्रपति अपने हिसाब से राष्ट्रपति शासन लगेगा तो कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन राज्य में जो होता है वो राज्यपाल के अधीन हो जाता है यदि राज्यपाल उसका संचालन करता है। राज्यों के विश्वविद्यालय को, राज्यों का के विश्वविद्यालय का कुलपति कौन होता है? यहाँ देखिए गलती हो गया, कुठाधिपति कौन होता है? तो कुलपति कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। ठीक है, मौलिक अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? तो मौलिक अधिकारों का जो रक्षक होता है वो सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय जो होता है वो संविधान का रक्षक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल का उच्च सदन क्या कहलाता है? तो देखिए, विधान परिषद जो होता है वो राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कहलाता है। विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो विधान परिषद का जो सदस्य है उसको बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 30 वर्ष की होनी चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम जो है विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 40 होनी चाहिए। ये भी बात आपको याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक कितनी होनी चाहिए? तो कुल सदस्यों की संख्या का 1/3। ठीक है, ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में कितने विधान परिषद हैं? तो देखिए, भारत में विधान परिषद की अगर बात करें तो 7 हैं, है ना। 7 विधान परिषद हैं, यानी हर राज्य में विधान परिषद नहीं होता है। ठीक है, जो विधान परिषद होता है इसका कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का होता है। अब विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए आयु अर्हता कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष की होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। किसी राज्य की विधानसभा में कम से कम एवं अधिक से अधिक सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? देखिए, कम से कम विधान सभा जो है उसमें 60 और अधिक से अधिक 500 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। राज्यपाल के सारे अधिकारों का प्रयोग कौन करता है? तो राज्यपाल के सारे अधिकारों का प्रयोग जो होता है वो मुख्यमंत्री करता है। यदि मुख्यमंत्री नहीं है तो उसमें राज्यपाल शासन होता है और राज्यपाल अपने राज्य को अपने अधीन रख करके उसको संचालित करता है। आगे चलते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था में वरीयता के हिसाब से सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है? तो सर्वोच्च पदाधिकारी जो होता है देश का राष्ट्रपति होता है। सरकारी आयोग का गठन कब किया गया? तो सरकारी आयोग का गठन जो है वो
1983 में, जून 1983 में किया गया था। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब किया गया? तो 1990 में किया गया, जिसको राष्ट्रपति ने किया था। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, शून्यकाल कब शुरू होता है? देखिए, अगर आप सदन में जाएंगे तो सदन का एक प्रावधान होता है शून्यकाल। तो शून्यकाल जहाँ पर आप प्रश्न नहीं कर सकते हैं तो वो कब होता है? तो 12 बजे का जो समय होता है उसे शून्यकाल घोषित कर दिया जाता है। जिस प्रश्न का उत्तर सदस्य सदन में तुरंत चाहता है उसे तारांकित प्रश्न कहते हैं। यानी अगर सदस्य चाह रहा है कि जो प्रश्न है उसका उत्तर हमको दिया जाए तो ऐसे प्रश्नों को हम क्या बोलेंगे? तारांकित प्रश्न। जिस प्रश्न का उत्तर सदस्य लिखित रूप में चाहता है उसे क्या कहते हैं? उसे अंतरांकित कहते हैं। ठीक है, अंतरांकित। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी संविधान संशोधन से संबंधित है। तो देखिए, संविधान संशोधन जो होता है वो जीएसटी के लिए था। ईवीएम का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ? तो ईवीएम का प्रयोग जो है 1998 में हुआ था। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, और वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने वीडियो को पूरा वॉच किया। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।